दोस्तों, फिर मर्डर प्यार का कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नेहा अपना ग्रेजुएशन फाइनल कर ली थी और नेहा रॉकी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रही थी। तो नेहा को फील हो रहा था कि अब मैं रॉकी के बिना नहीं रह पा रही हूँ। तो उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि रॉकी अब अच्छा जॉब भी पकड़ लिया है, रॉकी बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। नेहा के बहुत जिद करने पर नेहा के पेरेंट्स भी एग्रीड हो जाते हैं कि ठीक है, तुम रॉकी से हमको मिलाओ और उसके पेरेंट्स से मिलाओ, हम लोग शादी की बात करेंगे। इस नेहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नेहा रॉकी को प्रेशर देने लगती है कि हम मेरे पापा एग्रीड हो गए हैं तो अब हम लोग शादी कर लेंगे। बस इस तरह से ही ये सिलसिला चल रहा था। रॉकी भी उसको आश्वासन देता है ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा, उसके बाद हम दोनों की शादी की बात हो गई, हम लोग शादी कर लेंगे। एक दिन नेहा अपने घर में बैठी हुई थी और उसने अचानक चुपचाप रॉकी के बारे में ही सोच रही थी कि तभी एक कबाड़ी वाला आया और उसकी मम्मी जो पुराने पेपर थे उसको बेचने के लिए कबाड़ी को देने लगी और उसने नेहा से बोला कि तुम कबाड़ी वाले के पास ही रहना और वेट करवाना। वो कबाड़ी वाले के पास रह के वेट करवा रही थी और पेपर दे रही थी। अचानक एक पेपर पे उसकी नजर पड़ी। उसमें श्वेता का लाश की फोटो, श्वेता की फोटो थी, मृत श्वेता की फोटो थी और लिखा हुआ था कि श्वेता की मृत्यु हो गई। यह देख के नेहा बहुत ही विस्मित पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है कि श्वेता कैसे मर गई, इसका मर्डर कौन कर दिया। और ये उसके एक दिन के बाद की घटना है जिस दिन वह श्वेता से मिली थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वह सोच रही थी जल्दी से कबाड़ी वाला जाएगा तो वह रॉकी से फोन करके सबने पूछेगी। वो इतना सोच ही रही थी कि रॉकी का फोन आया और वह यह बात पूछने वाली थी कि श्वेता का क्या हुआ। मैंने श्वेता तब तक में रॉकी उससे बोला कि आज हम लोग को योगी के घर पे मिलना है, तुम योगी के घर पे आ जाना। तो नेहा ब्लाइंड लव करती थी रॉकी से, इसलिए रॉकी को उसको शक नहीं था कि उसने श्वेता का मर्डर किया होगा और वह कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में कि रॉकी इस टाइप का लड़का होगा। और योगी के घर पे वह पहले भी मिल चुकी थी कितने बार। जब से उसके मम्मी पापा उसको मिलने के लिए मना किए थे तब से वह बहुत बार योगी के घर पर ही रॉकी से मिलती थी। जब भी वह योगी के घर पे रॉकी से मिलने जाती, योगी घर पे नहीं होता था और उसको मालूम होता था वह की कहाँ रखता है। वह की लेकर घर के अंदर बैठ जाती थी और कभी पहले रॉकी आ जाता था या कभी बाद में भी आता था। वहाँ वो लोग घंटे साथ में टाइम बिताते थे और उसके बाद फिर वह नेहा अपने घर को चली जाती थी। इस बार भी नेहा रॉकी के घर पे गई उससे मिलने, योगी के घर पे गई रॉकी से मिलने के लिए। घर पे लॉक लगा हुआ था। उसने दरवाजा खोला जैसे एज यूजुअल, जैसे पहले की तरह खोलती थी। इस बार जब उस दरवाजा खोली तो देखी पूरा घर में अंधेरा है, लाइट नहीं है और वह उसको पता था कि स्विच कहाँ है, कहाँ से लाइट आएगी। और वो आगे बढ़ी लाइट ऑन करने के तो उसके पैर से कुछ टकराया। तो उसने वो झुक के वो सामान जो चीज उसके पैर से टकराया वो उसको हाथ में ले ली, उठा ली। और जैसे उसने लाइट ऑन किया कि तभी अचानक उसे लगा कि उसके शरीर पे कुछ गिरा और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। तभी एक गोली चलने की आवाज भी और उसके बाद धड़ाम से उसके पैर पे एक बॉडी आके गिरा। जब उसने आंखें खोली तो देखी कि उसके हाथ में बंदूक था और योगी उसके पैर के नीचे गिरा हुआ था। तब तक में रॉकी भी वहां पहुंच चुका था। जब रॉकी वहां पहुंचा तो नेहा के हाथ में बंदूक था और रॉकी उसके पैर पे गिरा हुआ था। रॉकी बोला, नेहा ये तुमने क्या किया, तुमने योगी का मर्डर क्यों किया, तुमने योगी को क्यों मारा। नेहा रोने लगी, नहीं नहीं, मैंने योगी को नहीं मारा, बट तुम्हारे हाथ में बंदूक है, योगी तुम्हारे पैर के पास गिरा हुआ और उसी गोली लगी हुई है, तो तुमने नहीं मारा तो किसने मारा। मेरे अलावा और यहाँ को भी मैं अभी भी आया हूँ यहाँ, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा है नहीं।
अब नेहा रोने लगती है, नहीं नहीं मैं इसको नहीं मारा। रॉकी तुम भी तो विश्वास करो, मैं योगी को क्यों मारूंगी, मुझे तो बंदूक चलाने भी नहीं आता है। रॉकी बोलता है कि नेहा ये बात सही है, बट तुम्हारे बात पे विश्वास कौन करेगा कि तुम योगी को नहीं मारी। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, बंदूक पे तुम्हारे निशान है, और तुम अकेली इस घर में, और योगी तुम्हारे पैर के पास गिरा हुआ, उसके शरीर में गोली लगी हुई है। अब नेहा रोने लगती है कि मैं क्या करूं, पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, और मेरे मम्मी पापा की बदनामी होगी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रॉकी उसको आश्वासन देता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी बॉडी को कहीं बाहर फेंक आते हैं, और इस बंदूक को भी हम लोग बाहर फेंकाएंगे, तो तुम्हारे हाथों के निशान भी इस पर नहीं मिलेंगे, और इस तरह से तुम पे पुलिस का शक भी नहीं होगा, और हम लोग यहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह तुम्हारे जहां भी है उसको मिटा देंगे। उसके बाद ये लोग बॉडी को ले जाके कहीं बाहर फेंक आते हैं, और बंदूक को भी बाहर फेंक आते हैं, और जितने भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं उस घर की पूरी तरह सफाई करके ये लोग ताला आज पहले की तरह लगा के वहां से चले जाते हैं। बट नेहा को उस घटना ने इतना झकझोर दिया था, इतना डर गई थी कि उसके बाद नेहा घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वो अब क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने पेरेंट्स को भी शेयर नहीं करना चाहती थी। उसके बाद रॉकी का कितने बार नेहा को फोन आया, बट नेहा फोन भी पिक नहीं कर रही थी। उसको किसी से मिलना जुलना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया उससे। कभी कभी उसको लगता था कि शायद उसी के कारण से योगी की मृत्यु हो गई, बट फिर उसको फील होता था कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसी असमंजस में नेहा बहुत दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। जब उसके मम्मी पापा इस तरह की स्थिति में देखे तो वो अपने उसके अंकल जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं उसके पास भेजने का प्लान किए, और नेहा रॉकी से बिना मिले स्विट्जरलैंड चली जाती है। और नेहा रॉकी से बिना मिले स्विट्जरलैंड चली जाती है, और वहां जाके वो MBA के लिए अपने चाचा के रेफरेंस से एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। नेहा बताती है कि वहीं पर मुझे कल्पेश आपसे मुलाकात हुई है, और धीरे धीरे हम लोगों में फिर प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। यह घटना मैंने आज तक आपसे इसलिए शेयर नहीं किया कि मुझे लगा कि आप इतने अच्छे इंसान हो, और मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। जिंदगी मुझे दूसरी बार मौका दे रही थी कि मैं फिर खुशी से जीऊं और अच्छे से जीऊं, और मैंने इस कारण से मैं ये मौका फिर गंवाना नहीं चाहती थी। इस कारण से ये मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं की। लेकिन आज ये मेरी बेटी का सवाल हो गया था, तो अब मैं यदि चुप रहूंगी तो शायद मेरी बेटी फिर मुझसे नहीं मिल पाती। इस कारण से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं सोचता था कि हम लोग का मैरिड लाइफ इस मेरे पूरे ओल्ड रिलेशन के कारण कभी प्रॉब्लम में आए। इतना का नेहा फुट कर रोने लगती है। कल्पेश उसको सहारा देता है कि तुम चिंता मत करो, जो हो गया वो तुम्हारा पास्ट था, अब मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, मेरी बेटी हमारा प्रेजेंट है। हम लोग अब पता लगाएंगे कि ये रॉकी कौन है। कमिश्नर साहब भी सुन रहे थे। इतना होते ही प्रताप अंदर आया, और प्रताप बोला कि प्रताप उसकी बेटी को साथ लेकर आया, और वह सारी बात सुन चुका था, और उसने नेहा को बोला कि मैं इसी केस की तलाश में था और यू आर अंडर अरेस्ट। नेहा रोने लगी। कल्पेश भी बोलने लगा कि सर इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये रॉकी का गेम हो सकता है। प्रताप बोला कि नहीं, इस में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इसके लिए इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही मालूम चलेगा कि कौन इसमें दोषी है। उसके बाद प्रताप बोलता है कि जब मैं इस केस का छानबीन कर रहा था मुंबई में, मर्डर केस का, मुंबई में जो 1 से 1 मर्डर हो रहे थे, और जब मुझे वो केस हैंडओवर किया गया, और मैं जब उसका छानबीन कर रहा था, तब मुझे किसी रॉकी नाम के लड़के के बारे में मालूम हुआ। रॉकी के बारे में छानबीन करने पर मालूम चला कि ये लोग अपने किसी भी शिकार को छोड़ते नहीं हैं। ये लोग कॉलेज के लड़के लड़कियों को अपना कैरियर बनाते हैं अपने ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तब नेहा को याद आया, हाँ, वो एक थैला रोज लेके जाती थी और जोगी को देती थी।
तो इस तरह से ये लोग कॉलेज के लड़के लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और वहां से एक जगह से दूसरी जगह सेफली ड्रग्स को पहुंचाते हैं। उस गिरोह का जो मेन लीडर है वो रॉकी है। रॉकी का काम होता है कि वह लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू उसको पटाए और उसके बाद उसके थ्रू वह ड्रग्स इधर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। उसमें उसका साथीदार योगी भी था। और जो श्वेता तुमसे आके बोली थी कि उस रॉकी से नहीं मिलने के लिए, वह श्वेता मेरी फियांसी थी। उसका मर्डर किसने किया यह तो मुझे अभी तक नहीं मालूम हुआ है। उस केस की मैं छानबीन कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे इस केस में ये ब्रेक थ्रू मिला है और मैं इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हारे थ्रू मैं अब रॉकी को पकड़ सकता हूं। जब मैं इस केस में छानबीन कर ही रहा था तभी मुझे मेरी बात कमिश्नर साहब से हुई और मुझे मालूम चला क्या कि कोई तुमको परेशान कर रहा है फोन करके। तो मुझे मालूम चल गया था कि रॉकी की तुम गर्लफ्रेंड थी। ये तुम्हारे कॉलेज में इंक्वायरी करने के बाद मुझे मालूम हो गया था। और जब मुझे ये मालूम चला कि तुमको कोई फोन करके परेशान कर रहा है तब मुझे समझ में आ गया कि ये रॉकी के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने भी अपना जाल बिछाया। वह फोन जो है वह रॉकी के साइड से ही आता था, बट ये जो कुरियर आया था वह मैंने भिजवाया ताकि तुम और भी परेशान हो। जो कुरियर आते थे वह मेरे द्वारा भिजवाया जाता था। और ये जो तुम्हारी बेटी एंजल जो 2 दिनों से गायब है, वह उसको मैंने ही गायब करवाया था। मैं सोचा कि जब तक तुम पे कोई प्रेशर नहीं होगा तब तक तुम अपने पास्ट लाइफ को नहीं शेयर करोगे और असली जो कल्प्रिट है वह सामने नहीं आ पाएगा। इस कारण से मैंने ये गेम खेला और तुम्हारी एंजल को मैंने 2 दिन तक अपने पास रखा और तुम परेशान होके अपने पास्ट लाइफ को शेयर कर ली। इसलिए अभी तुमको हमारे साथ जाना होगा। यू आर अंडर अरेस्ट और आगे हम लोग इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे यदि तुम निर्दोष हो तो तुमको कुछ भी नहीं होगा, बट अभी तुमको जाना होगा। एंजल रोने लगती है अपने मम्मी को देख के। नेहा उसको गले लगाती है, चूमती है। कल्पेश भी रोने लगता है। नेहा कल्पेश को के गले लग के रोने लगती है। कल्पेश उसको सहारा देता है, तुम चिंता मत करो, हम लोग एक अच्छे से अच्छे वकील करेंगे, तुमको कुछ भी नहीं होगा। नेहा को पुलिस अरेस्ट करके मुंबई लेके आ जाती है और इस बात का टीवी में, न्यूज़पेपर में बिना नेहा का फोटो दिए ये एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि मुंबई के मर्डर केस जो है वह सॉल्व हो गया है। एक मेन कल्प्रिट जो है वह पकड़ा गया है। प्रताप को यह विश्वास था कि नेहा को यदि वह पकड़ लेंगे तो रॉकी जरूर नेहा पे अटैक करने के लिए सोचेगा, क्योंकि नेहा ही रॉकी की गुनाह की एक चश्मदीद गवाह बची हुई थी। और यह बात प्रताप को अच्छी तरह विश्वास था इस बात का कि ऐसा ही कुछ होगा। इस कारण से वह नेहा को अरेस्ट करते हैं। नेहा को कोर्ट ले जाने का डेट भी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हैं ताकि उस दिन जो है वह रॉकी फिर से नेहा पे अटैक करे। और वही होता है, वो नेहा को कोर्ट ले जाया जाता है। उसी टाइम में रॉकी जो है वह नेहा पे अटैक करते हैं और प्रताप जो है वो ऑलरेडी जाल बिछाया हुआ था जिसके लिए रॉकी को समझ में नहीं आता और रॉकी उस जाल में फंस जाता है। रॉकी को प्रताप अरेस्ट करके इंक्वायरी करने के लिए अपने पुलिस स्टेशन लेके चले आता है। इंक्वायरी करने पर यह मालूम होता है कि हालांकि इंक्वायरी करने पर यह मालूम होता है कि रॉकी के अलावा भी कोई और है। रॉकी तो बस एक टीम का मेंबर है, असली सरदार कोई और है जो इस पूरे गेम को खेल रहा है। वह कौन है यह बात रॉकी से ही पता चलेगा और रॉकी पे काफी ज्यादा इंक्वायरी होता है। उसी टाइम में कल्पेश और जिग्नेश भी आते हैं प्रताप से मिलने के लिए कि वो नेहा को अब सिंस रॉकी पकड़ा गया और रॉकी एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने नेहा को फंसाया था, तो अब नेहा को जाने दिया जाए। और रॉकी ये बात भी एक्सेप्ट कर लेता है कि जोगी का मर्डर उसने ही किया था
और जोगी के मर्डर में उसको नेहा को फंसाती है। जोगी पहले से मरा हुआ था और जोगी के मर्डर में नेहा को फंसाया जाता है। तो जोगी का मर्डर इसलिए किया जाता है क्योंकि जोगी जो है वह श्वेता से प्यार करती है। जोगी श्वेता से प्यार करता है और श्वेता को इनिशियली जो है जोगी कैरियर की तरह इस्तेमाल करता है, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इनके प्यार का यही मकसद ही होता है कि वह भोली वाली लड़कियों को फंसा के फिर कैरियर की तरह इस्तेमाल करें। यह बात श्वेता को मालूम हो जाता है जोगी के संबंध में कि जोगी उसको कैरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो वह जोगी से मना कर देता है कि वह इस तरह का काम नहीं करेगा और वह अपने रिश्ता ब्रेकअप कर लेती है। इसी दौरान श्वेता की मुलाकात प्रताप से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है, धीरे धीरे नजदीकियां आ जाती है। यह बात जब रॉकी को मालूम होता है कि श्वेता को सीबीआई ऑफिसर प्रताप से प्यार हो गया है, तो वह समझ जाता है कि एक न एक दिन श्वेता यह बात जरूर शेयर करेगी और ये तभी जोगी का और मेरा मामला जरूर सामने आ जाएगा। इस ड्रग्स का रैकेट जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इस कारण से जोगी और रॉकी मिलकर प्लान बनाते हैं कि श्वेता का मर्डर किया जाए। इससे पहले भी श्वेता जब जोगी का काम करने के लिए मना किए थे, उस टाइम में भी रॉकी जो है श्वेता को धमकी देता है कि यदि तुम काम नहीं करोगे, जो हमारा जो पैकेट होता है, जो ड्रग्स का पैकेट होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाओगे तो जो तुम्हारे पिक्स हैं उसको वायरल कर दिया जाएगा। इससे पहले भी रॉकी 2 बार धमकी दिया रहता है और श्वेता को ये मालूम होता है कि जोगी और रॉकी दोनों दोस्त होते हैं और दोनों इस काम को, इस ड्रग्स का धंधा करते हैं। इस कारण से वह नेहा को भी मना करती है कि रॉकी से अलग रहने के लिए। इससे आगे की कहानी हम देखेंगे कि इसमें इस गिरोह का मेन लीडर कौन है और किसके इशारे पे रॉकी ये सारा कुछ कर रहा था। थैंक यू।